छोटे बच्चे को जब सोते हुए देखते हैं तो बताया जाता है कि छोटा बच्चा इसलिए आपकी गोदी में आकर चुपचाप नहीं सो जाता कि उसे नींद ज्यादा आई, बल्कि इसलिए सोता है क्योंकि उसे आपकी गोदी में सुरक्षा महसूस होती है। हमने तो बच्चे को लगातार अपने रिश्तेदारों पर भी छोड़ा हुआ है, अपने पड़ोसियों पर भी छोड़ा हुआ है, और ये तमाम समाज और कस्बा ये मानकर चलता है कि बच्चे की आलोचना करना मानो उनका पुनीत कर्तव्य है। वे लगातार बच्चे की आलोचना निंदा कर रहे होते हैं, उसकी शेमिंग कर रहे होते हैं। पेरेंट्स हो सकता है खुद अपनी जिंदगी के बारे में कुछ खास न जानते हो, लेकिन उनका दावा यह है कि अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट है वह उन्हें पता है। अपनी वेलबींग को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपनी सुरक्षा को, अपने जीवन को दांव पर लगाकर लगातार वयस्कों की, अपने माता पिता की तमाम मैनिपुलेशन को स्वीकार करती रहे तो हम एक स्वस्थ समाज की बात नहीं कर। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। क्या आपको कभी कभी ये लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को नापसंद करते हैं, या फॉर दैट मैटर क्या इज इट नॉर्मल टू डिसलाइक योर पेरेंट्स? आज हम एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आपको हैरानी होगी कि दरअसल जितना हम सोचते हैं, जितना हम मानते हैं, उसकी तुलना में कहीं ज्यादा लोग अपने ही पेरेंट्स को लेकर परेशान होते हैं, उन्हें नापसंद करते हैं, दे डिसलाइक देम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम पश्चिम की बात करें, वहां तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की बाकायदा स्टडी है जो बताती है 27% ऑफ द एडल्ट्स, बच्चों की बात नहीं करें, 27% एडल्ट्स वे अपने एक या दूसरे पेरेंट के साथ उनके स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप होते हैं, वे उनके साथ तनाव महसूस करते हैं, सहज नहीं महसूस करते हैं। आप कह सकते हैं कि पश्चिम की बात है, लेकिन अगर हम अपने ही देश की बात करें, मुझे लगातार विद्यार्थियों से मिलना होता है, उनके डिस्ट्रैक्शंस और उनकी पढ़ाई लिखाई और तैयारी में जो मुख्य बाधा उन्हें महसूस होती है उसके बारे में अक्सर वे बात करते हैं, और अधिकांश मामलों में उनका कहना होता है कि उनका परिवार, खासतौर से उनके पेरेंट्स, या तो माँ या पिताजी या दोनों, उनकी वजह से उन्हें तनाव होता है, उनकी वजह से उनकी रिलेशनशिप जो है वह थोड़ी सी स्ट्रेन्ड बन जाती है, उसमें कई परेशानियां देखने को मिलती है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर गंभीरता से बात की जाए। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट माई सेल्फ, हम लोगों को इसे गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में परिवार को लेकर, एक फैमिली को लेकर जिस किस्म की एक रोमांटिक छवि बनाई जाती है, उसमें अधिकांश युवा इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो एक असह्य बात होगी भारतीय समाज में कि हम ये कहें कि हम अपने पेरेंट्स से परेशान हैं, हमें पेरेंट्स पसंद नहीं है। और ऐसी स्थितियां आ रही हैं, उसमें मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बार उनके तनाव उस चीज की वजह से हैं जिसे आजकल की भाषा में टॉक्सिक पेरेंटिंग कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी पेरेंटिंग जिसकी वजह से जो युवा या छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में बातचीत की जाए, इसके बारे में कुछ स्टडी की जाए। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक आदर्श पेरेंटिंग, आइडियल पेरेंटिंग किसे कहेंगे? कैसी रिलेशनशिप पेरेंट्स की बच्चों के साथ हो कि हम उसे कहें कि हाँ, ये वाली रिलेशनशिप जो है वह टॉक्सिक नहीं है, बल्कि एक आइडियल रिलेशनशिप है। स्वाभाविक है कि सबसे पहले तो यह उम्मीद की जाएगी कि एक ऐसी रिलेशनशिप होगी जिसमें मोहब्बत होगी, जिसमें प्रेम होगा, और एक किस्म की इमोशनल सेफ्टी होगी। ये बात अक्सर कही जाती है कि जब हम छोटे बच्चे को सोते हुए देखते, कभी याद कीजिए छोटे बच्चे को सोते हुए देखना कितना मनोहारी है। छोटे बच्चे को जब सोते हुए देखते हैं तो बताया जाता है कि छोटा बच्चा इसलिए आपकी गोदी में आकर चुपचाप नहीं सो जाता कि उसे नींद ज्यादा आई, बल्कि इसलिए सोता है क्योंकि उसे आपकी गोदी में सुरक्षा महसूस होती है। सेफ्टी, फिजिकल एंड इमोशनल, वह चीज है जिसके लिए पेरेंट्स के पास बच्चे जाते हैं। तो इसलिए जो पहली शर्त है एक अच्छी पेरेंटिंग की, वह यह है कि इसमें प्रेम जो है वह बंधन से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, और दूसरा इमोशनल सेफ्टी देते हुए होना चाहिए। इमोशनल सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम पेरेंट्स खुद ही बच्चे की सेल्फ एस्टीम के साथ, उसकी
इमोशनल रेजिलियंस के साथ दरअसल खिलवाड़ कर रहे होते हैं। हम ही दरअसल उसे ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम ठीक नहीं हो, वो तो हम तुम पर एहसान कर रहे हैं कि हम तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। तो आदर्श चीज क्या होगी? जब आप अनकंडीशनल प्रेम और इमोशनल सेफ्टी बच्चे को दे रहे होंगे। छोटे बच्चों पर ज्यादा लागू होता है, लेकिन बड़ों पर भी लागू होता है। लेकिन बड़ों पर एक और चीज लागू होती है, और ये चीज, यह महत्वपूर्ण चीज है कि हम इस बात को समझें। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं या उससे ज्यादा कुछ उम्र के हो जाते हैं, तब वे एग्जैक्टली वही नहीं करेंगे या करना चाहेंगे जो पेरेंट्स चाहते हैं। यानी कि उनको एक किस्म की स्वायत्तता, एक किस्म की ऑटोनॉमी की जरूरत होगी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उनको विद्रोह की भी जरूरत पड़ेगी। हम लोग अक्सर बच्चों से बातचीत करते समय देखते हैं कि बच्चों में एक किस्म का रेबेलियन, एक किस्म का विद्रोह भी जमता है, होता है। लेकिन अगर आप वह स्पेस बच्चे को नहीं दे रहे, मैं खास तौर से किशोरावस्था और उससे बड़े बच्चों की बात कर रहा हूं, कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्पेस दे रहे हैं फॉर ऑटोनॉमी एंड एज आई सेड हेल्दी रेबेलियन, एक स्वस्थ विद्रोह के लिए, बच्चे ये कह सके कि नहीं, हम ये नहीं, ये करना चाहते हैं। वो ये कह सके कि नहीं, मुझे ये नहीं, यह पसंद है। आप ये कह रहे हैं, आपकी ये राय है, लेकिन मैं अमुक चीज करूंगा जो आपकी राय से भिन्न है। ये जो हेल्दी रेबेलियन है, ये जो एक किस्म का स्वस्थ विद्रोह है, यही युवाओं को युवा बनाता है। ये जरूरी है। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है कि वे बच्चे जो अपनी डिसेंट को, अपनी विद्रोह को, अपनी असहमति को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं। मसलन डॉक्टर लॉरा जो हैं, उन्होंने ये बात कही कि अगर बच्चे के पास अपने असहमति को व्यक्त करने की गुंजाइश होगी, तो वो भविष्य में अच्छा डिसीजन मेकर बनेगा, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, बशर्ते उसे अवसर मिला हो कि वो अपनी असहमतियों को व्यक्त कर सके। आखिर एक आदर्श पेरेंटिंग में ये चीजें कहां से आती? बहुत छोटी छोटी चीजों से। मसलन बच्चे की छोटी छोटी जो उपलब्धियां हैं, क्या हम उसके साथ उन्हें सेलिब्रेट कर पाते हैं विदाउट कंपैरिजन और विदाउट एनवी? बच्चों के साथ कोई प्रतिस्पर्धा आपकी नहीं है कि आप ये थे और बच्चे ये हो गए हैं, और इसी तरीके से अमुक बच्चे ने तो ऐसा कर लिया और तुम ऐसा कर रहे हो। ये कंपैरिजन के बिना क्या हम अपने बच्चों की, और मैं जब बच्चे कह रहा हूं तो सब उम्र के, अपनी संतान की बात कर रहा हूं, क्या हम उन्हें उनकी इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं विदाउट कंपैरिजन और एनवी? बिकॉज इससे आपके बारे में, पेरेंट्स के बारे में बच्चों की राय और भरोसा बेहतर होता है। दरअसल हम लोग दो दुनियाओं की कल्पना में होते हैं, और एज अ पेरेंट मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोगों को लगता है कि एक दुनिया वो है जो बड़ों की दुनिया है, और एक दुनिया वो है जो छोटों की दुनिया है। और हमारे मन में ये बड़े और छोटे की वजह से ये गलतफहमी भी पनप जाती है कि बड़ों की दुनिया अहम है, महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और छोटों की दुनिया की सब चीजें छोटी, उन्हें इग्नोर किया जा सकता है, उन पर कम बात करके छोड़ा जा सकता है, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है। छोटा बच्चा है जिसने छोटी सी कोई उपलब्धि हासिल की है, एक खिलौना, वो काम नहीं कर रहा था, अब काम करने लगा है, या वो 4 कदम चलने लगा है, आपको लगता है छोटी बात है। नहीं, यू हैव टू लिसन टू द स्मॉल स्टफ विद जेन्युइन इंटरेस्ट। आप वास्तव में एक ऑथेंटिक, प्रामाणिक रुचि के साथ ये बताते हुए, एहसास कराते हुए कि हाँ, आप वाकई इच्छुक हैं इस बच्चे की उन बातों को सुनने के लिए जिसे छोटी बात कहा जा रहा है, जिसके बारे में आपको लग रहा है नहीं छोटी सी बात है, किसी खिलौने की बात है, किसी स्कूल में हुई किसी घटना की बात है। नहीं, बी अ गुड लिसनर। एंड व्हेन आई एम सेइंग लिसनिंग, आई एम सेइंग लिसनिंग विद जेन्युइन इंटरेस्ट। बच्चे की छोटी छोटी बातों पर पर्याप्त ध्यान दें। ये सब वे चीजें हुई जिनके बारे में हमने कहा कि आदर्श पेरेंटिंग है। तो इसकी तुलना में फिर टॉक्सिक पेरेंटिंग क्या हुई? ऑब्वियसली हम इस बात को कह सकते हैं कि जो चीजें आदर्श पेरेंटिंग में, उसके जो कंट्रास्ट में चीजें होंगी, वो टॉक्सिक पेरेंटिंग में होगी। टॉक्सिक पेरेंटिंग में आप देखेंगे, आप लगातार बच्चे की शख्सियत को, उसकी पर्सनालिटी को प्रभावित करने के और कई बार कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये इस तरीके से उसकी वेलबीइंग जो होती है, उसका जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, उसको डैमेज कर रही होती है।
सबसे ज्यादा चिंताजनक बात जो है वह है बच्चे को लेकर एक क्रॉनिक क्रिटिसिज्म और शेमिंग। तुमने ये नहीं किया। और भारतीय परिवारों में ये बहुत सहज दिखाई देती हुई चीज है। बच्चे को लगातार उस आलोचना और निंदा से दो चार करना, ये लगातार कहना कि नहीं, थोड़ी और कोशिश करो, कोशिश करोगे तो और अच्छा होगा, अभी नहीं ठीक कर पा रहे हो, फर्स्ट नहीं आए हो, देखो अमुक तो बहुत अच्छा कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो। खास तौर से जब बच्चा एडोलेसेंस में पहुंचता है, जब वह उस उम्र में पहुंचता है जो जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, वहां पर यह चीज कई बार अवसादी तक हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आप लगातार बच्चे को उस आलोचना या निंदा से गुजार रहे हैं। और भारतीय समाजों में यह केवल माता पिता करते हो ऐसा नहीं, हमने तो बच्चे को लगातार अपने रिश्तेदारों पर भी छोड़ा हुआ है, अपने पड़ोसियों पर भी छोड़ा हुआ है। और ये तमाम समाज और कस्बा ये मानकर चलता है कि बच्चे की आलोचना करना मानो उनका पुनीत कर्तव्य है। वे लगातार बच्चे की आलोचना निंदा कर रहे होते हैं, उसकी शेमिंग कर रहे होते हैं। ये शेमिंग उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी हो सकती है, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर भी हो सकती है, उसका जो व्यवहार है उसे लेकर हो सकती है, खास तौर पर शिष्टाचार को लेकर होती है कि आपने इस तरीके से प्रणाम नहीं किया, आपने इस तरीके से पैर नहीं छुए, इत्यादि इत्यादि। वी नीड टू वर्क ऑन दैट, वी नीड टू वर्क ऑन दैट कि आप ऐसा करके यू आर बीइंग पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। आप एक छोटी सी चीज हो सकता है उसकी एक छोटी सी गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कीमत चुका रहे हैं कि वह मन ही मन आपको नापसंद करने लगा है। वो आपका भरोसा दरअसल दरकता हुआ देख रहा है। इससे बचने की जरूरत है। एंड इसके बाद आती है और डरावनी चीज, विच इज बेसिकली गिल्ट ट्रिपिंग एंड इमोशनल मैनिपुलेशन। खास तौर से इस समाज की लड़कियों को अपने परिवार में अपने ही पेरेंट्स से ये लगातार सहना पड़ता है। इमोशनल मैनिपुलेशन, एकदम इमोशनल ब्लैकमेल तो हमारे भारतीय समाज का एक शानदार औजार है, लगभग कभी फेल नहीं होता। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा मत करना। ये भारतीय समाजों में लगातार दिखाई देता है। और इमोशनल मैनिपुलेशन को लेकर हमारे परिवार शानदार टूल्स से लैस है। दरअसल उन्हें लगातार ये होते हुए देखा है, उनके साथ हुआ है, और इसलिए बाद में वे भी यही करने लगते हैं। बच्चे लगातार इस इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं। मसलन ये वाक्य जरा सोचकर देखिए, हर परिवार में हर बच्चे को सुनने को मिलता है, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और देखो बदले में तुम क्या कर रहे हो। मुझे लगता है दशकों, शायद शताब्दियों से भारतीय समाज में इस वाक्य को माओं ने, पिताओं ने, निरूपा रायों ने और ललिता पवारों ने सबने इस्तेमाल किया। अच्छी माओं ने, कम अच्छी माओं ने, अच्छे पिताओं ने, कम अच्छे पिताओं ने इन वाक्यों का लगातार इस्तेमाल किया है। और इससे क्या होता है, एक किस्म की कंडीशनिंग होती है। ये दरअसल आपके प्रेम का, स्नेह का वेपनाइजेशन है। आप बच्चे से प्रेम करते हैं, आप उसका ध्यान रखते हैं, एकदम अच्छी बात, लेकिन आप इसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश ऐसा करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे एक ऐसी कंडीशनिंग पैदा होती है जिससे कि बच्चा लगातार इस गिल्ट को अपना लेता है। उसे लगता है कि कंप्लायंस, जो पेरेंट्स कह रहे हैं उन्हें करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना ही मानो इसीलिए बच्चे पैदा हुए हैं। ये एक किस्म से नार्सिसिज्म भी दिखाता है। इसलिए इससे बचने की जरूरत है। एंड देन कम्स ऑब्वियसली, बच्चा क्या करेगा, इसे कौन तय करेगा। कंट्रोलिंग द चॉइसेस, स्पेशली दो चीजों में हम खासतौर से देखते हैं, रिलेशनशिप्स में और करियर में। बच्चे को किससे बात करनी चाहिए, कौन अच्छे बच्चे हैं, उनसे बात करे, किनसे नहीं करेगा। बच्चों को किस करियर में जाना चाहिए, साइंस लेनी चाहिए कि आर्ट्स लेनी चाहिए, उसे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, एसएससी में जाना चाहिए, उसे स्टार्टअप करना चाहिए, कौन सी चीज। ये जो लाइफ चॉइसेस हैं, जो करियर चॉइसेस हैं, जो रिलेशनशिप्स की चॉइसेस हैं, इन पे लेकर पेरेंट्स का लगातार कंट्रोल। इसकी वजह से होता क्या है, इससे कोई ऐसा नहीं कि बच्चे को मार्गदर्शन ज्यादा मिल रहा है। बच्चे को जब मार्गदर्शन की जरूरत होगी, मोस्ट लाइकली वह आपसे मांगेगा, बशर्ते आप में उसका भरोसा हो। लेकिन आप इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, विदाउट रियलाइजिंग इट, मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट रियलाइजिंग। क्योंकि भारतीय समाज में एक शानदार वाक्य चलता है,
तुम्हारे लिए क्या अच्छा है हमसे बेहतर कौन जानेगा? वी नो द बेस्ट. द फैक्ट इज दे माइट नॉट बी नोइंग मच इवन अबाउट देयर ओन लाइफ. पेरेंट्स हो सकता है खुद अपनी जिंदगी के बारे में कुछ खास ना जानते हो, लेकिन उनका दावा यह है कि अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट है वह उन्हें पता है. We need to go slow on this. Trust me, as a parent, I'm telling you, you need to go slow on this because you might not be knowing what is best for your kids. And even if you believe that you know, तब भी आपके पास ये हुकूक, ये हक, ये अधिकार शायद उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में आप मान रहे हैं कि आपको तय करने का अधिकार होगा. आपको शायद राय देने का अधिकार होगा, लेकिन तय करने का अधिकार उसके पास होना चाहिए जिसकी जिंदगी. And then finally, there's another thing which toxic parenting classically करती है, और वह है blaming others. बच्चे की जिंदगी में जो कुछ हुआ उसके लिए आपको एक एलिबाई की जरूरत पड़ती है, आपको एक बहाने की जरूरत पड़ती है, आपको ये कहने की जरूरत पड़ती है अमुक वजह से ऐसा हुआ, rather than taking accountability से ये सब ठीक चल रहा था, वहां गड़बड़ हुई. जब ये 8 साल का था या 8 साल की थी तब ये वाली गड़बड़ हुई, और वहां पर उस व्यक्ति की वजह से, उस चीज की वजह से गड़बड़ हुई. नो, समटाइम वी नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी, और मे बी वी शुड से वी डोंट नो. नॉट नोइंग इज एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर आप बात करें तो इन तमाम चीजों का, टॉक्सिक पेरेंटिंग का एक तरह का बहुत गहरा असर पड़ता है बच्चे और पेरेंट्स की रिलेशनशिप पर. बच्चे इस रिलेशनशिप को अवॉइड करने लगते हैं, उससे दूर जाने लगते हैं, और धीरे धीरे किसी किस्म की एंजाइटी बच्चे के अंदर बैठने लगती है, एक किस्म का क्रॉनिक गिल्ट बच्चे के अंदर बैठने लगता है. और मैं जब बच्चों की बात कर रहा हूं, इसका मतलब केवल 8 साल 10 साल के बच्चे नहीं हैं, ग्रोन अप बच्चों के साथ भी ये होता है, और वे लगातार कॉन्फ्लिक्ट से बचने या बचाने के रास्ते खोजने लगते हैं, जिनसे एक शानदार रास्ता होता है सामने पड़ी है बात. भारतीय परिवारों में, गांवों में, कस्बों में ये बात लगातार कही जाती है कि जो बड़े होते लड़के हैं खास तौर से, वे अपने पिता से के सामने पड़ने की स्थितियों से बचने लगते हैं. ऐसा हम लोग जब छोटे थे तो हमारे आसपास दिखाई देता था कि ऐसी सारी सिचुएशन जिसमें आप आमने सामने आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उस जगह, उस स्थिति को आप अवॉइड करने लगते हैं. क्यों अवॉइड करने लगते हैं? क्योंकि आपको लगता है इससे कॉन्फ्लिक्ट बचेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा इससे. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे लगातार ये भय है बच्चे को कि पेरेंट्स से बात करनी पड़ी तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा. कॉन्फ्लिक्ट या गिल्ट, ये लगातार, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या क्रॉनिक गिल्ट, ये लगातार दिखाई देता है. इससे जो सेल्फ है बच्चे का, खासतौर से पेरेंट के सामने जो सेल्फ है, वह लगातार खराब हो रहा होता है. अब मैं कुछ विवादास्पद बात बोल रहा हूं, क्योंकि सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो. ये परेशानी बताई गई, बहुत सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं. आप ग्रोन अप एडल्ट से बात कीजिए, मुझे तो लगातार बात करनी पड़ती है. वे जब अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो ये सही है कि एक सोशलाइजेशन के कारण वो उनके प्रति प्रेम दिखाते हैं, लगाव भी दिखाते हैं, लेकिन डीप इनसाइड वो ऐसी हर सिचुएशन से बचना चाहते हैं जिस सिचुएशन में उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ में बैठने, साथ में बात करने, शेयरिंग का मौका मिले. वे उस एक अवॉइडेंस वाली रिलेशनशिप में धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं, और ऐसा बहुत छोटी संख्या में नहीं हो रहा है. 35%, 40% बच्चों के बीच ऐसा दिखाई देता है. बहुत से लोग ऐसा कहते हैं. तो इसका क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हाउ टू कोप विद दिस काइंड ऑफ अ टॉक्सिक सेट ऑफ पेरेंट्स? कैसे किया जा सकता है? इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस बात को समझिए, ऐसा कतई नहीं है, और ये गलतफहमी होती है जिसमें आप ये कहते हैं कि आप हमेशा चीजों को रिकंसाइल कर सकते हैं. ये फिल्मों में बताया जाता है, ये साहित्य में बताया जाता है, ये प्रेमचंदी साहित्य में बार बार दिखाई देता है कि बेटा पहले बिगड़ गया और उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास पहुंचा और माँ बाप ने उसे माफ कर दिया और उसके बाद दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. असल जिंदगी दरअसल इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है. इसलिए वी नीड टू फाइंड रियल सॉल्यूशंस. और ये क्या है? You need to redefine your worth. And I'm saying not about the parents, I'm talking about the children. बच्चे, खास तौर से वयस्क जो संतानें हैं, वे अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को तय करना पड़ेगा आपको, और एक तरह से अपनी जो आपकी वर्थ है उसको आपको रिडिफाइन करना पड़ेगा. हर चीज के लिए किसी और से अप्रूवल या वैलिडेशन की मांग को खत्म करना पड़ेगा. खासतौर से उनके लिए, उनसे वैलिडेशन जो आपको लगता है कि आप में सेल्फ डाउट
को सीड करते हैं, आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक स्टडी को कोट करूं तो ये स्टडी बताती है, 2015 की स्टडी है, जिस स्टडी में ये बताया गया कि अगर आप लगातार कोशिश करते हैं चीजों को इमोशनल मैनिपुलेटिव पेरेंट्स के बीच ठीक करने की, तो 62%, 62% लाइकली है कि आपके अंदर एक क्रॉनिक एंजाइटी आ जाएगी। सो प्लीज लर्न टू से नो एंड हैव नो गिल्ट अबाउट दैट। दो ऑब्वियसली यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल। आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप उनके साथ एक तरह के सम्मान के साथ बात करेंगे, लेकिन सम्मान के साथ बात करने में सम्मान के साथ नो कहना, मना करना भी शामिल है। इससे आप अपने आप को एक सेंस में इंसुलेट कर पाएंगे। एक शब्द इस्तेमाल होता है स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट। आप रणनीतिक तौर पर दूरी बना सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि एक विवादास्पद बात है, आप कह सकते हैं कि ये परिवार की संरचना के खिलाफ है। अगर बेटा या बेटी अपने माँ या बाप से ही दूर हो जाएगा तो किस तरीके से चलेगा, हमारे परिवारों की संरचना का क्या होगा। लेकिन इसके लिए वे बच्चे जिम्मेदार नहीं। यदि हमने स्वस्थ पारिवारिक वातावरण क्रिएट किया हो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वातावरण अस्वस्थ है और इसकी कीमत आप ये मांग रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी अपनी वेलबींग को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपनी सुरक्षा को, अपने जीवन को दांव पर लगाकर लगातार वयस्कों की, अपने माता पिता की तमाम मैनिपुलेशन को स्वीकार करती रहे, तो हम एक स्वस्थ समाज की बात नहीं कर रहे। एक स्वस्थ समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक चीज तो ये, दूसरा ऑब्वियसली इन बच्चों को, इन संतानों को अपने इनर सेल्फ को, अपनी आंतरिक जो दुनिया है उसे, उसकी सुरक्षा का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसलिए प्लीज सीक एक्सटर्नल सपोर्ट। एंड व्हेन आई एम सेइंग एक्सटर्नल सपोर्ट, आई डू नॉट मीन दैट गो बैक टू योर पेरेंट्स एंड आस्क देम टू सपोर्ट इट, नॉट नेसेसरीली, बिकॉज अल्टीमेटली अगर वहीं से दुख हो रहा है तो आपको कोई और साधन खोजना पड़ेगा। यू कैन सीक फॉर्मल एक्सटर्नल सपोर्ट। You can go to a therapist, you can go to somebody who's known and you have trust, जिसके साथ आप इमोशंस के साथ बात कर सकें और चीजों को समझ सकें। क्योंकि ऐसे में, और ये दुनिया भर पर लागू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, बार बार इस चीज को ऐसे कहकर हम कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते कि ये तो पश्चिम की दुनिया की बात है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। सच्चाई ये है कि हमारे देश में भी ऐसा होता है, बल्कि कई बार हमारे देश में शायद ज्यादा ऐसा होता है, क्योंकि हमारे देश में वह कंडीशनिंग लगातार बच्चों पर और पेरेंट्स पे दोनों पर है कि वे मानकर चलते हैं कि किसी भी कीमत पर आपको इस रिश्ते में रहना पड़ेगा और यह आपकी जिम्मेदारी है। और इस वजह से यह जो टॉक्सिसिटी है वो आपको ज्यादा प्रभावित करती है बनिस्बत उन समाजों के जिन समाजों में इस बात का एक्सेप्टेंस है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच की रिलेशनशिप कभी कभी स्ट्रेन्ड हो सकती है। और इस वजह से आपको इसको लेकर थोड़ा सा ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर हमने क्या बात की, हमने ये समझने की कोशिश की कि दरअसल जो इमोशनल किस्म का मैनिपुलेशन है उससे कैसे बचा जाए। दूसरा, सबसे पहले हम इस डिनायल से बाहर आए कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच सदैव एकदम इमोशन से भरा हुआ स्वस्थ रिश्ता ही होता है। नहीं, बहुत बार बच्चे, दोनों तरह से ये शामिल पर लागू होता है, लेकिन बहुत बार आपके पेरेंट्स के साथ नापसंदगी के रिलेशनशिप हो सकते हैं। इसकी वजहें व्यक्तिगत हो सकती है, इसकी वजहें आपके परिवार में हो सकती है, लेकिन बहुत बार इसकी वजह आपके परिवार से भी बाहर समाज में होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि वे बच्चे मिलते हैं जिन्होंने 4 अटेम्प्ट दे दिया, 3 अटेम्प्ट दे दिया, 5 अटेम्प्ट दे दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, और वे जब बात करते हैं तो बार बार इसका दोष वो अपने पेरेंट्स को दे रहे होते हैं कि सर ये दरअसल मेरा सपना नहीं था, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं तो अमुक चीज करना चाहता था, लेकिन मुझे पुश किया गया और अब ये मेरे लिए जिंदगी भर का एक बोझा हो गया है, जिसे मुझे एक बैगेज की तरह लगातार जिंदगी में। ऐसे रिलेशनशिप्स को लेकर देखते हैं, चाहे अरेंज मैरिजेज हों, चाहे लव मैरिजेज हों, चाहे बिना विवाह के रिलेशनशिप हो, उनमें पेरेंट्स की भूमिका के कारण अक्सर तनाव रहते हैं और फिर बच्चे चूंकि उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, इस कारण उनकी रिलेशनशिप सफर करती है। एंड देयर सेवरल अदर एग्जांपल्स। आई एम नॉट सेइंग कि इन सबका कोई एक समाधान है, लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि पहले इस डिनायल से बाहर आए कि ये असंभव चीज है कि आप अपने पेरेंट्स को नापसंद करते हो। फिर उसके बाद इसके कारण खोजने की कोशिश करें और अपने आप को
स्वस्थ रखने के लिए इससे बचाने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आपके पास स्पेस बचता है तो आप रिकंसिलिएशन पर जाएं और कोशिश करें कि कम से कम भविष्य के संबंध जो हैं वो स्वस्थ रह सके। ये कुछ छोटी सी बातें थी आपके और आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप को लेकर। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ जरूर आपको रिलेट करने लायक लगेगी। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? क्या टॉक्सिक पेरेंटिंग भारतीय समाज की भी सच्चाई है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बताइएगा। उस तरीके से नहीं कि आपको पूरा मेलोड्रामेटिक तरीके से ही बताना है कि भारत में केवल श्रवण कुमार पैदा होते थे। इस तरीके से कि जो आप अपने आसपास होते देखते हैं, उसको लेकर आपका क्या विश्लेषण है?